वो ये कि हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है जिसमें दे हैव गिवन अस एक सिचुएशन गिवन है जिसमें दे हैव गिवन अस Na प्लस और उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स है ऊपर की तरफ और उसकी वैल्यू है F। ये कंपैरिजन का क्वेश्चन होता है। मैग्नेटिक फोर्स है नीचे की तरफ और उसकी वैल्यू भी है F। जुहेब, असल में तुम ना A2 को ज्यादा लाइट ले रहे हो। इतना आसान नहीं होता कि रिकॉर्डिंग देख के काम चल जाए। तुम्हें ना लाइव क्लासेस लेनी चाहिए। जैसे हम जब पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्लासेस लेनी है और साथ में डिस्कशंस करनी है, तब A2 आता है। सही है सर। हाँ, अभी भी हो सकता है, नथिंग टू वरी अबाउट। पता है क्या, टीचर भी मेहनती हो, स्टूडेंट भी मेहनती हो, तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन बात पता है क्या है, अब से रेगुलर होके ना लाइव क्लासेस लिया करो। रिकॉर्डिंग से तो सिर्फ वो बच्चा कर सकता है जिसको पहले से आता हो। सही है सर। अच्छा, सर अब ना करें, तलहा परेशान हो जाएगा सर देख के। कौन परेशान हो जाएगा? तल्ला इरफान? सर जी सर। तल्ला इरफान को तुम्हें नहीं लगता पहले से सब कुछ आता है? वो बहुत बड़ी फिल्म है, वो तो ए स्टार वाला बच्चा है, वो तो बल्कि डिस्टिंक्शन का भी कैंडिडेट है। तो उसको तुम ऑर्डिनरी ट्रीट ना किया करो। अच्छा, एफ इलेक्ट्रिक एफ है और एफ मैग्नेटिक भी एफ है। तल्हा इरफान को तो तुम अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते। उसको तो जीनियस सर में खुद गुड हो गया सर। सर वो परेशान नहीं होगा, अच्छा होगा। अच्छा, एफ इलेक्ट्रिक एफ हो गया, एफ मैग्नेटिक एफ हो गया और स्पीड हो गई वी। असल में वो टाइम अपना बचाता है ना, इसलिए वो नहीं करता क्लासेस अटेंड। अच्छा, स्पीड वी। तो ये हो गई जी कहानी। तो ये हम लिखेंगे इन अ वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर। अगला बंदा फर्दर मैथ्स के पता नहीं कौन कौन से लेवल करके बैठे हैं। इन अ वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर। सर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल तल्हा इरफान था। मैंने यूनिवर्सिटी के 4 साल में मैक्सिमम क्लासें अटेंड की होंगी। लाइक अगर 200 क्लासें थी तो मैंने मैक्सिमम 3 क्लासें ली होंगी सरमद, मैक्सिमम। क्या बात है सर आप। और 11-12 में भी अगर थी, फर्ज करो कोई 200 क्लासें होंगी, तो मैंने मैक्सिमम 5 क्लासें ली होंगी। मैं खुद पढ़ता था। अच्छा, इन अ वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर, in a velocity selection chamber, the forces on the ion are shown। तो ये जी हमने फोर्सेस दिखाई हुई हैं आयन के ऊपर। ठीक है जी, सरमद लिख लिया यहां तक? जी सर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? लिस्ट forces on the following ions in the same velocity। सर तुम इतनी सारी क्लासेस लेते हो तो फिर बाकी सब्जेक्ट कैसे मैनेज करते हो? इन द सेम वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर। सरमद? सर मैंने आजकल फिजिक्स पे हाथ जरा टाइट किया है, बाकी को थोड़ा लो रखा है। हाँ, वैसे तुम्हारी बात सही है। कुमैल ने भी ये बात वेरीफाई की है कि फिजिक्स ज्यादा डिमांडिंग है। अच्छा, अब जो है रिलेटिवली मुश्किल है आई थिंक फिजिक्स। नंबर 1, n-3 स्पीड v। रियान, अब इस पे बताओ, पहले तो बताओ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट हो जाएगी? क्या कहते हो ऑपोजिट होगी रियान? डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। अब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगी नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फोर्स होगी ऊपर की तरफ। जुहेब क्यों? इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज क्यों हो जाएगी जुहेब? जल्दी से बताओ। सर क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है। वो पॉजिटिव था ना। देखो, एन जो था वो प्लस था और ये जो एन है ये नेगेटिव है। तो जब चार्ज का साइन चेंज होगा तो फोर्सेस की जो डायरेक्शंस हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात ये हुई
कि फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसके लिए फार्मूला लिखो। एफ इलेक्ट्रिक का फार्मूला, बेटा एफ इलेक्ट्रिक का फार्मूला होता है Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो सेम ही है ना, वही वाला वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर है। तो इफेक्ट किस पे हुआ है? इफेक्ट हुआ है चार्ज पे। तो एफ इलेक्ट्रिक का चार्ज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब चार्ज अगर हो गया 3 टाइम्स, सरमत चार्ज 3 टाइम्स हो गया है ना, अगर चार्ज 3 टाइम्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इस पे एफ इलेक्ट्रिक जो है वो हो जाएगी 3F, और एफ मैग्नेटिक का जो हमने फार्मूला सीखा है वो है एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू बी इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा। अच्छा, अब बी भी सेम, वी भी सेम, एंगल भी उसी पे जा रहा है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? क्यू चेंज हुआ है। तो एफ मैग्नेटिक भी क्यू के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चार्ज चेंज होने से फोर्स इन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाती है। उस पे फोर्स अगर नीचे की तरफ है तो इस पे फोर्स किस तरफ होगी? हाँ मेरे यान, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और होगी अब भी ऊपर की तरफ, और वैल्यू कितना होगी? 3F। ये 3F होगी। एफ मैग्नेटिक भी होगी 3। अच्छा, पाथ पे कोई इफेक्ट होगा या सीधा जाएगा? पाथ अब भी सीधा जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि अ चेंज ऑफ चार्ज, a change of charge will affect the magnitude of F electric and F magnetic equally। उसकी वजह से hence no net effect। सरमद आती है बात समझ? बिल्कुल तो सर आप। ये वाला आइन भी क्या होगा? विल पास स्ट्रेट अनडेविएटेड। ये सीधा जाएगा, ये डेविएट नहीं करेगा। ठीक है भाई रियान, बच्चों यहां तक कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाने लगा हूं। बेटा अगर कॉपी हो गया तो अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। जुहेब तुम्हें इसकी समझ आई है? सर आ गई सर। जुहेब देखो, पहले Na+ था ना, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर हम लेके आ गए N-3। तो चार्ज के ट्रिपल होने से इलेक्ट्रिक फोर्स भी ट्रिपल, मैग्नेटिक फोर्स भी ट्रिपल, लेकिन बैलेंस तो अब भी रह जाएगा ना। कुमैल समझिए ये बात कि N-3 जब किया है तो इसकी स्पीड उतनी ही है, तो बैलेंस तो अब इस पे भी रह जाएगा। क्या ख्याल है? जी सर। अगर कोई फैक्टर दोनों फोर्सेस को इक्वली इफेक्ट करेगा तो वो फिर बैलेंस या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, सिर्फ 2 एग्जांपल्स और है। नंबर 2, अगर इसकी जगह हो लेट्स सपोज Mg2+, सरमत कंपेयर किससे करना है हमने? उसी सोडियम से। बताओ Mg2+ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी? ऊपर की तरफ सर। वजह? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स की सेम डायरेक्शन होगी। सेम वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर है, Na+ था, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड थी। हाँ, क्योंकि चार्ज डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी? फिर डबल हो जाएगी। तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी डबल, तो मैग्नेटिक फोर्स भी तो डबल हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो भी तो है BQ_V और साइन ऑफ थीटा। तो उसमें भी तो QR है, B सेम, V सेम, ये सेम। F मैग्नेटिक भी किसके हिसाब से चेंज होगी? वो भी चेंज होगी Q के हिसाब से। क्यों भाई कुमैल? ठीक है, तो F मैग्नेटिक भी हो जाएगी डबल। तो भाई इसका डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? कुमैल क्या कहते हो? ये भी स्ट्रेट जाएगी ना? ये भी स्ट्रेट जाएगी। तो इससे ये पता चल गया कि अगर कोई भी चार्ज, मतलब इन 2 एग्जांपल से ये बात पता चल गई कि चार्ज अगर चेंज भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को मैस तो इफेक्ट करता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी चार्ज पार्टिकल जो स्पीड v से आएगा वो इस वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर में सीधा ही जाएगा। हाँ जी सरमद, ये बात हो गई वेरीफाई
कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज जो मर्जी हो, जब वो आएगा इस वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर में, तो जब तक उसकी स्पीड v होगी, फोर्सेस की, अच्छा फोर्सेस की वैल्यू चेंज होगी लेकिन दोनों की इक्वली चेंज होगी, है जी सरमत? फोर्सेस की वैल्यू चेंज होगी लेकिन दोनों बिल्कुल की सर, इक्वली चेंज होगी, इक्वली होगी। इसलिए जो है चार्ज का तो इम्पैक्ट नहीं होने लगा। तो ये भी क्या जाएगा, इट विल पास स्ट्रेट अनडेविएटेड, इट विल सर पास। नेगेटिव है, जी नेगेटिव बेटा, हो या पॉजिटिव हो तो उसका फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ा, तुम्हारे सामने ही है, फोर्सेस नहीं फ्लिप हो पड़ा, गई है ना, नहीं पड़ा। तब भी मैग्नीट्यूड तो इक्वल रही है, खुद बताओ। इक्वल एक देखो है ना, जो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे, देखो अगर अगर रिवर्स होंगी ना, अगर इन्वर्ट होंगी, तो एक तो इन्वर्ट नहीं होगी ना, दोनों इन्वर्ट होंगी। जैसे ये तो नहीं हुआ कि दोनों फोर्सेस एक साइड पे चली जाए, है जी रियान? ठीक ऐसा है। तो नहीं हुआ ना कि दोनों फोर्सेस एक साइड पे चली जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब तक अपोजिट है और उनकी वैल्यू सेम है, तो पार्टिकल तो सीधा जाएगा, क्या कहते हो? ठीक है सर। मेरी बात सुनो, जब तक फोर्सेस हैं अपोजिट, ठीक है, और उनकी वैल्यूज हैं सेम, तो तब तक तो पार्टिकल सीधा जाएगा। मसला तो तब होगा कि अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में चली जाएं या इसके अलावा कुछ हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जिसकी वजह से जो है फोर्सेस जो हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में चली जाएं या फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएं। ठीक है बेटा? सही है सर। अच्छा, अब जो है, अब इसका भी हम क्या लिखेंगे, इट विल पास स्ट्रेट अनडेविएटेड। अच्छा, अब लास्ट एग्जांपल नंबर 3, वही Na+, या चलें चेंज कर देते हैं, Al3+, लेकिन अब की बार स्पीड भी हो गई है 2v, स्पीड चेंज हो गई है। सरमत स्पीड क्या होगी है 2v। अच्छा एक चीज, इस पे मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड्स होगी। अब देखते हैं कि दोनों फोर्सेस पे इंपैक्ट क्या हुआ। अब मुझे ये बताएं चेंज क्या हुआ है। Na+ की स्पीड v थी, इसकी स्पीड 2v हो गई है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब की बार चार्ज और स्पीड दोनों चेंज हो गए, यस और नो? बिल्कुल सर। तो इस बार ये हुआ है कि चार्ज भी चेंज हो गया है और स्पीड भी चेंज हो गई है। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा एफ मैग्नेटिक का, तो बेटा एफ सर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, सेम, मैग्नेटिक ज्यादा। नहीं इलेक्ट्रिक भी सेम क्यों? एफ मैग्नेटिक इज सर बी, Q into E N, मैग्नेटिक सेम ही सर, इलेक्ट्रिक सेम। रुक तो जाओ ना, रुक तो जाओ, पी क्यू वी साइन थीटा, इसका चार्ज कितने टाइम्स हो गया है? 3 टाइम्स, और इसकी स्पीड कितने टाइम्स हो गई है? 2 टाइम्स, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी? 6 टाइम्स। क्या कहते हो? अच्छा, जो जो फैक्टर चेंज हुए हैं उन्हीं पे बात करेंगे ना, ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये चेंज हुए ना दोनों। तो बेटा स्पीड का इफेक्ट होगा ट्वाइस और चार्ज का इफेक्ट होगा 3 टाइम्स। सरमत अब बताओ, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी 6 टाइम्स, यस और नो? जी सर। हाँ जी रियान, तुम्हें समझ आई है? मोहम्मद रियान, यस सर। देखो चार्ज हो गया 3 टाइम्स, स्पीड हो गई है डबल, तो चार्ज की वजह से 3 टाइम्स हो जाएगी, स्पीड की वजह से डबल हो जाएगी, और ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स। अच्छा, ये तो इम्पैक्ट हो गया एफ मैग्नेटिक पे। एफ इलेक्ट्रिक पे कितना इम्पैक्ट होगा? एफ इलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला है वो है जी Q टाइम्स इलेक्ट्रिक 3 फील्ड। टाइम्स हो जाएगी। तो इस पे तो सिर्फ चार्ज का, इस पे तो सिर्फ चार्ज का इम्पैक्ट होगा ना, ई का तो नहीं होगा। चार्ज कितने टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स। तो बेटा चार्ज का इफेक्ट तो इस पे भी होगा। सरमत जो आप कह रहे थे वो गलत बात थी, आपने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स पे तो इफेक्ट होगा ही नहीं। बेटा क्यों नहीं होगा, जी चार्ज का तो सर, होगा। होगा होगा। अच्छा अब देखो, ये भी पॉजिटिव आइन है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे होगी 3F, लेकिन जो इस पे होगी मैग्नेटिक फोर्स वो हो जाएगी कितने F? मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी 6F। तो कुमैल ये जो फोर्सेस अनबैलेंस हुई है, इट्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ चार्ज और वेरिएशन ऑफ स्पीड, वेरिएशन ऑफ स्पीड। वेरिएशन ऑफ स्पीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्पीड डिफरेंट होगी तब मसला होगा, और कोई मसला नहीं होगा। तो अब सर यहाँ पे अगर हम कहें तो ये जो है ये सीधा नहीं जाएगा। जी बेटा, हमारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, वो पूछेंगे जी आइन बेटा, देकर। मैं कह रहा हूँ आइन दे के बिल्कुल बेटा पूछे। ऐसे ही आएंगे, वरना मैं ऐसे, ठीक है सर।
जी बेटा बिल्कुल ऐसे ही पूछेंगे। ठीक। अच्छा अब जो है it will deflect towards F magnetic as F magnetic will become greater than F electric। अब इस पूरे क्वेश्चन को करने के बाद हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर आपने एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया है तो उस सर्टेन स्पीड के ऊपर जितने भी आइंस होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटी, उन सब के लिए वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर वर्क करेगा। वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर जो है वो सिर्फ तब डिफरेंट रिजल्ट देगा जब स्पीड चेंज होगी। तो मैं आपको लिख देता हूं कि फॉर अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ये हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, फॉर अ मैस spectrometer, a velocity selection chamber that allows Na plus moving with speed v, ये अब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है सरमद। तो फॉर अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर अ वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर दैट अलाउज Na प्लस, मतलब किसी एक आयन या चार्ज पार्टिकल को मूविंग विद स्पीड v टू पास straight undeviated will also allow all the other charged particles to pass straight undeviated। भाई कुमैल जो काम करेगा ना Na प्लस के लिए, वो सारे और चार्ज पार्टिकल्स को पास करने देगा स्ट्रेट अनडेविएटेड, लेकिन विद अ कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या लिखेंगे भाई कुमैल? ये सारे स्पीड वेरी नहीं करी। हाँ, प्रोवाइडेड दैट दे आर मूविंग, सारों का चार्ज भी सेम तो होगा। हाँ बिरियान क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर कि सबका चार्ज भी सेम होगा ना, समाइंस का। हाँ तो मेरी एक बात सुनो, ये जिस तरह होता था ना पुराने दौर में 80s में, धक्के स्टार टीवियां होती थी, मारते थे तो उसमें से वो पिक्चर आवाज सही आती थी। तुम उस तरह क्यों बोलते हो ऐसा ऐसा? एक गो में बोला करो ना, है? अब तुम 15 मिनट में तो तुमने ये बात की है, मेरा इतना सर टाइम मैं वेस्ट हो गया, 200 फीस में बढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हारी। ओके ये देखो फिर तुम स्लो हो गए, तुम्हारी फीस में 200 बढ़ाने लगा हूं मैं, तुम्हारी जो तुम स्लो अच्छा बोलते सॉरी, हो इसकी वजह से। अब ठीक है। अच्छा, तो पास स्ट्रेट अनडेविएटेड, यार वैसे अगर किसी बहाने से मैं सब बच्चों की फीस में 200-300 बढ़ा दूं तो बड़े पैसे आ सकते हैं। तो पास स्ट्रेट अनडेविएटेड प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑल मूविंग सर आप टीचर क्यों? विद स्पीड सर विद स्पीड भी। समझ गया। वो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। एक जगह मैं पढ़ाता था ना, तो वो बल्कि अभी भी ये हुआ है, तो बच्चों ने लैब वगैरह में एग्जाम्पशन ले ली है ना, अभी तुम्हें पता होगा यार, मोस्टली स्कूलों में। यस तो सर। जनरली ये होता है कि फिर भी हमें हमें ये कहना पड़ता है कि अगर आपने P3 में एग्जाम्पशन ली भी है, तुम लोग तो A2 के बच्चे हो, तो बेटा ये प्रैक्टिकल का जो काम है ये आपका A2 में काम आएगा यार। तो वो असल में इस सेंटेंस को मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट यूं किया जा सकता है कि जब हम कहते हैं ना कि P5 में P3 काम आएगा, इवन वी नो दैट के काम नहीं आएगा, वो सिर्फ इसलिए होता है कि लैब चार्जेस देते रहो। सरमत सारा पर सारा खेल आखिर में ना
यार तुम सलमत ये बताओ, हम स्कूलों से फी लेते हैं, ठीक है, स्कूलों को बच्चे फी देते हैं। अब जब बंदा लेगा P3 में एग्जाम्पशन, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने एग्जाम्पशन ली है, तुम्हें यहाँ की नेचर पता है पब्लिक की, तो वो कहेंगे चलो एग्जाम्पशन ली है तो फिर लैब चार्जेस तो खत्म हो गए ना, तो फिर एज अ टीचर हमें भी मिसगाइड करना पड़ता है ना थोड़ा सा। अच्छा, अब जो है टू पास सर स्ट्रेट, नहीं, वैसे एक इवन वी बात नो है दैट के P5 में P3 का यूज नहीं। सर, सर एक बात इसीलिए है। आपने मुझे एग्जाम नहीं करने दिया सर। ना 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 ना, P5 तो एग्जाम बिल्कुल नहीं करना, वो तो मैंने तुम्हें ऑनेस्टली बताया। सर एक हाँ बात है, रियान बताओ। बच्चे P5 भी एग्जाम करवा रहे हैं, तो P5 हाँ जो है वो तो बस हमने जाके देना है, उसको परफॉर्म थोड़ी करना ये तो था। स्टूपिड है। P5 बिल्कुल, P5 बिल्कुल एग्जाम नहीं करवाना चाहिए, बेवकूफाना सोच है। नहीं, अच्छा दूसरी टू बात पास है, स्ट्रेट इन अनडेविएटेड जो इन करवा रहे लोगों हैं फिर को। उनका देखो, अगर एग्जाम हो गया तो बात सुनो, अगर एग्जाम हम्म, हो गया जो P5 एग्जाम करवा रहे हैं, देखना बाद में वो अगस्त में अल्लाह ना करे, लेकिन देखना फिर उनकी ओपिनियन क्या है। ऑल मूविंग विद स्पीड V, ठीक है, P5 नहीं करवाना चाहिए। अच्छा अनडेविएटेड प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑल मूविंग विद स्पीड V, सर वो ये सब रिकॉर्ड हो रही है क्लास। पता है मुझे। अच्छा स्पीड V, उसके बाद ये मैंने इन जनरल बात की है, किसी स्पेसिफिक जगह की बात तो नहीं की ना, बचत हो जाती है जब जनरल बात करो फिर बचत हो जाती है। अच्छा ऑल मूविंग विद स्पीड V, अब अगली बात करते हैं। उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि हाउएवर, तो सलमत तुम भी ये बात एक्सेप्ट करोगे, हर कोई ये बात एक्सेप्ट करेगा, एजुकेशन अभी बिजनेस मान चुकी है, मैं भी तो बिजनेस ही कर रहा हूँ ना। हाउएवर चार्ज नहीं पार्टिकल, सर, वैसे सारे करें सर, आप नहीं करें। नहीं नहीं मेरे ख्याल से मैं भी, देखो अब बच्चे हैं ना, बच्चे भी तो पालने हैं। अब मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं ये जो सुबह सुबह उठ के पढ़ा रहा हूँ उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, और क्या होता है, हर कोई पैसों के लिए काम कर रहा होता है। अच्छा हाउएवर चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद मूविंग विद सर स्पीड, पैसों के लिए पढ़ाना हो चाहे ऐसे पढ़ाना हो, लेकिन पढ़ाना जो है सही तरह बंदे को आना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है। ध्यान तुम्हारी ये जो तुम स्लो बोलते हो ना, इस पे मैं तुम्हारा 400 फीस में बढ़ा दूंगा, चुप कर जाओ। अच्छा हाउएवर चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद स्पीड ग्रेटर और लेस देन V, सर बंदा आपकी ग्रेटर तारीफ करे, आप और लेस उल्टा देन V। चपेट मारते हैं ऐसे। खूब है आपका। बेटा मेरी तारीफ करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। अच्छा ग्रेटर और लेस देन V, however charged particles moving with speed greater or less than V will deflect upwards or downwards, will deflect and not pass straight। बस ये बात है कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड जो है वो एग्जैक्टली V है, वो स्ट्रेट जाएंगे, चाहे वो कोई सा चार्ज पार्टिकल है। जिसकी स्पीड ज्यादा कम होगी वो ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सरमत क्लियर? जी सर। सरमत अब आगे चलते हैं। अच्छा अब ये हमारा वेलोसिटी सिलेक्शन वाला टॉपिक हो गया खत्म। इसके मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा तो इसके अलग से सवाल होंगे। पहले 6-7 क्वेश्चन जो है ना वर्कशीट के वो इस पे हैं। अब हम अगले पे जा रहे हैं। अब जो डिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कर रहे थे उसी में हमारा जो तीसरा केस है उस पे आते हैं। सर काइंडली तीसरा आप केस आज था भेज हेलिकल देगा। पाथ। जी जी बेटा, बेटा मैं आपको पहले ही पूरा लिंक दे चुका हूँ। सर हेलिकल पाथ, नहीं, तो वो तो पूरा पूरे चैप्टर का है, तो वो बेटा करो। उसमें सारा कुछ है। अच्छा ठीक। जी बेटा बिल्कुल। अच्छा उसमें ये टॉपिक बने हुए हैं जो मैंने आपको दी हुई ना कंप्लीट वर्कशीट। बेटा मैग्नेटिज्म की जो मेरी वर्कशीट है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो कंटेंट्स बने हुए हैं। उसमें पहला टॉपिक लिखा होगा डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड वेलोसिटी सिलेक्शन। फिर दूसरा टॉपिक लिखा होगा, इसी तरह फिर आगे जो है जिस तरह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, इसी तरह वर्कशीट में क्वेश्चन सेपरेट किए हुए हैं। अच्छा जो जिस ऑर्डर में रियान, मैं जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन भी इस ऑर्डर में अलग अलग किए हुए हैं। हेलिकल पाथ और हिलेक्स, इसका लिखो इफ अ चार्ज पार्टिकल, सर मॉड्यूलेशन खत्म हो गया बिल्कुल। if a charge if a charge particle if a charge particle enters if a charge particle enters the magnetic field, enters the magnetic field at
any angle if a charged particle enters the magnetic field at any angle other than 0 degrees, 180 degrees and 90 degrees, क्योंकि ये वाले हम कर चुके हैं। सलमा 0 डिग्रीज पे क्या होता है, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाता है, 180 पे क्या होता है, स्ट्रेट जाता है, 90 पे क्या होता है, सर्कुलर पाथ बनता है। तो इन एंगल्स को छोड़ के इसके अलावा जो मर्जी एंगल हो, if a charged particle enters the magnetic field at any angle other than 0, 180 and 90, यानी कि 10, 20, 30 सारे एंगल्स, ठीक है, then it follows a helical path in the मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी समझ आ गई बात? जी सर। जब चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे एंगल पे एंटर होगा जो 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है और 90 भी नहीं है, तो उसका जो पाथ बनेगा वो क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। ये मैं ऊपर बना के दिखाता हूँ। और उसके बाद हेलिकल पाथ की कैलकुलेशंस भी हमने देखनी है। आपको पता है आपके ईयर 19 या 20 में इसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन आया हुआ है हेलिकल पाथ के ऊपर। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीसेंट एग्जाम्स में। अच्छा आप देखें, अब फॉर एग्जांपल ये है जी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया जी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल एंगल पे आता है, फॉर एग्जांपल वी हैव सम चार्ज पार्टिकल, से इट इज Na plus or some other charge particle, it enters the magnetic field at some angle to the field, like this is the angle. सरमद ये बात समझ आ गई कि एंगल थीटा पे एंटर हो रहा है और थीटा जो है वो कुछ भी है लेकिन 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है और 90 भी नहीं है। ठीक है कुमेल, थीटा जो है एंगल है ना? क्या चीज, ये 2D ड्राइंग है ना? हाँ ये 2D ड्राइंग है। ये इसको यूं समझो ये एक प्लेन में है, क्योंकि अगर ये डिफरेंट प्लेन में हुए तो फिर तो बेटा जी वो हमारे सिलेबस से बाहर निकल जाएगा। समझिए मेरी बात? ओके सर। अगर हम ये लेंगे ना 2D प्लेन में, याद है वो जो मैंने ड्राइंग शुरू में बना के दी थी जिसमें 2 कंपोनेंट्स पे फोर्स लग रही होती थी, ठीक है, वो तो इतना खतरनाक किस्म का पाथ बनेगा कि वो हमारी कैपेसिटी से बाहर निकल जाएगा। तो समझ आ गई है मेरी बात? वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम इसके आगे ना स्टडी नहीं कर सकते, वो फिर हमारे सिलेबस से बाहर निकल जाएगा। हमारे सिलेबस में बस यहाँ तक है। जैसे तुम कह रहे हो ना, फर्ज करो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के अलोंग अगर नहीं आ रहा और एंगल पे आ रहा है, तो उस केस में तो जो पाथ बनेगा वो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग तो और मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। कहोगे तो मैं करवा दूंगा लेकिन जरूरत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे टाइम कम है सर। हाँ जरूरत नहीं है ना। इसकी स्पीड अगर है v फॉर एग्जांपल, तो इधर से यहां से आ जाएगा v cos थीटा। इसका सवाल ईयर 19 में ना आया हुआ है, ठीक है, और बल्कि सवाल भी मेरे पास पड़ा होगा, मैं तुम्हें इसके बाद हो सकता है वो एग्जैक्ट सवाल करा दूं। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके मुतालिक भी जो है वो स्कूलों वगैरह में इसको भी स्किप मार देते हैं कभी कभी, हालांकि इसका अभी रिसेंटली सवाल आया हुआ है। ये है v sin थीटा। अब 2 कंपोनेंट्स क्या हो गए, v cos थीटा और v sin थीटा। सरमद कॉपी कर लिया? जी सर। अच्छा अब v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो यू नो दैट उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी, उस पर किसी तरह की कोई फोर्स नहीं होगी, वो अपने आप को मेंटेन करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और v sin थीटा जो है वो देखो परपेंडिकुलर पे पड़ रहा है ना फील्ड पे, तो v sin थीटा क्या करेगा, सर्कुलर मोशन देगा। अब v cos थीटा जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन देगा, v sin थीटा जो है वो सर्कुलर मोशन देगा। तो मैं अब ये सोचो कि अगर यहाँ पे सर्कल भी बन जाए और स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो तो फिर किस तरह का मोशन बन जाएगा। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि
अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसका ये v sin थीटा वाला कंपोनेंट है, तो बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड्स होगी या आउटवर्ड्स होगी? जरा चेक करके बताओ। मैग्नेटिक फील्ड हो गया राइट साइड पे, है जी सरमद? मैग्नेटिक फील्ड हो गया राइट साइड पे, करंट है ऊपर की तरफ, तो फोर्स किस तरफ होगी? करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे, फोर्स इनटू द पेपर है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी इनटू द पेपर। अब बेसिकली ये हो रहा है कि इसका जो पाथ बनेगा, मैं आपको इसका पाथ दिखाता हूँ और उस पाथ की फिर कैलकुलेशन और फिर इससे रिलेटेड पास्ट पेपर का एक सवाल मैं फौरन ही कराऊंगा। अच्छा, अब देखें, अब जो बात है वो ये है कि अगर हम इसका पाथ ड्रॉ करके दिखाते हैं तो इसका हेलिकल पाथ बनेगा। इसका कौन सा पाथ बनेगा बच्चों? इसका बनेगा हेलिकल पाथ। पहले तो इसका पाथ बना के दिखा देते हैं। ये जिस तरह ऊपर जा रहा है ना, ये अंदर की तरफ बेंड कर जाएगा, यहां से ऐसे जाते हुए, अब इस पे फोर्स जब अंदर की तरफ लगेगी तो ये पिछली साइड को मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं। ये हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ। सरमत कुछ पल्ले पड़ रहे क्या बनाना चाह रहा हूं मैं? ये स्ट्रिंग की तरह का पाथ बन जाएगा। इसको, इसी को हेलिकल पाथ कहते हैं। सरमत आइए समझ। सर कुछ कुछ है ये। देखो मेरी बात सुनो, जिस तरह ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुए ना, इसी तरह से ये आगे फिर पता है किस तरह का पाथ बनाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये था ना, अब ये था मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर यहां से एंगल पे एंटर हुए, ये इसका एंगल था, ठीक है। तो अब ये आगे कैसे जाएगा? ये आगे जो है ना, इसके ऊपर ये अब कुछ समझ आ रही है? सही हो गया सर। ये इसको हिलेक्स या हेलिकल पाथ कहते हैं, जिस तरह स्प्रिंग होता है, ठीक हो गया। ठीक है। ये इस तरह का पाथ बनता जाएगा। हाँ जी बताओ। सर जो लाइन है वो सिर्फ ये बता रहे कि इनवर्ड जा रहा है या आउटवर्ड, ये हाँ जी डॉटेड है बिल्कुल। वो। आपका जो, बात सुनो, आपका ये डॉटेड लाइन पीछे की तरफ है ना, ठीक है। तो मतलब जो सर्कल हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड को लपेट रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे रैप किए हुए, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड है। बरन जी इस तरह का बन जाएगा, क्या नाम है इसका, हेलिकल पाथ। तो जो इसका साइन वाला कंपोनेंट है वो सर्कल्स बिल्ड कर रहा है, और जो इसका कॉज वाला कंपोनेंट है वो उसको आगे मूव कर रहा है। अब एग्जामिनर ना आपसे दो चीजें पूछेगा, वो कहेगा बताओ सर्कल कितना बड़ा है और उसकी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो कितनी है। अब फर्ज करें यहां पे हम एक पॉइंट लेते हैं x, और यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल y। सरमत, अब अगर आपको एग्जामिनर ये बता देना कि x टू y टाइम कितना लगा, तो उस टाइम को यूज करके आप x और y का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो, x और y का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें टाइम गिवन होगा। इसको हम कहेंगे एस हॉरिजॉन्टल। तो एक तो एस हॉरिजॉन्टल की आपको समझ हो कि आपको कैसे मिलेगा टाइम के रिस्पेक्ट से, और एक आपको इस रेडियस की समझ होनी चाहिए कि रेडियस कितना बड़ा होगा, सर्कल बड़े बनेंगे छोटे बनेंगे किस तरह के बनेंगे, ठीक है सरमत? तो ये दो चीजें हैं जिनका एग्जामिनर आपसे जी सर। पूछेगा। अब फर्ज करो अगर हम ये कहें द चार्ज पार्टिकल moves from x to y, the charge particle moves from x to y in time, for example delta t। अगर हम कहें कि चार्ज पार्टिकल जो है वो x to y मूव करेगा इन टाइम डेल्टा t, तो इन दैट केस आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? आपका फॉर्मूला बनेगा s हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू, है सरमत, s हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू v cos थीटा, जो कॉस वाला कंपोनेंट है, और v cos थीटा को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टाइम के साथ। तो इसका जो कॉस वाला कंपोनेंट होगा वो बताएगा कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी है। और रेडियस का हमने एक फॉर्मूला सीखा था अगर आपको याद हो, वो था mv और bq। सरमद सीखा था या नहीं सीखा था? सरमद ये फॉर्मूला याद है रेडियस का, mv और जी जी bq सर, वाला? याद है सर।
अब इस फार्मूला में पता है क्या आ जाएगा इस सिचुएशन के लिए, m टाइम्स v की जगह आ जाएगा v साइन थीटा, और डिवाइड किससे हो जाएगा, b क्यू से। तो r बन जाएगा फिर m टाइम्स v साइन थीटा डिवाइडेड बाय b। ठीक है जी। अब हम आपको एक सवाल देते हैं जो आप हमें करके देंगे। रियान कॉपी हो गया यहाँ तक? सर एक मिनट, रियान कॉपी हो गया? एक मिनट। जल्दी करो यार। हो गया सर। इस तरह का मैंने पास पेपर का एक सवाल अभी आपको करवाना है थोड़ी देर में। पहले एक सवाल मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए, वो तुम कर लोगे, फिर मैं पास पेपर का एक सवाल कराऊंगा बिल्कुल इसी तरह का। हो लेकिन गया उससे सर। पहले मैं आपको एक सवाल दूंगा करने के लिए। ठीक है। हो गया पक्का? यस चलें सर। जी, एक सवाल मैं आपको देता हूँ इससे रिलेटेड, एक सवाल मैं आपको देता हूँ इससे रिलेटेड जो आप लोग करेंगे। असल में मैं ये पास पेपर का भी इस तरह का एक सवाल निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं वो उस पर देख रहा हूँ। एक पास पेपर का भी इस तरह का सवाल है जो कि मुझे अभी फौरन मिल नहीं रहा, लेकिन है सही, मिल गया। ये मैं ज़रा क्वेश्चन एक है वो कॉपी कर लूँ। ये ईयर 19 या 20 में आया हुआ है सवाल, ये मैं आपको फौरन ही करवा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं ज़रा इसका निकाल लूँ। बच्चों तुम्हें सवाल नजर आ रहे हैं? यस सर। जी सर, नजर आ रहा है। ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसी का ये पास पेपर का सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल कर लेंगे। अब देखो है वही वाली सिचुएशन, देखो जरा ड्राइंग को। सलमत किस एंगल पे एंटर हो रहे बताओ जरा। सर ये 60 डिग्री पे एंटर हो रहा होगा। ना करो यार, 30 पे एंटर हो रहा है। पता नहीं तुम कौन सी रॉकेट साइंस लगा रहे हो। फातिमा कंवर सर बेटा मैं फातिमा बेटा कितने एंगल पे एंटर हो रहा है ये चार्ज पार्टिकल? फातिमा बेटा सर 30 पे। से लेते हैं एंगल। 30 पे है ना। अच्छा देखो बात सुनो, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है ये उसी का सवाल है, एंड आई बिलीव कि ये साथ ही कर लेना चाहिए। तो एन इलेक्ट्रॉन, ये है जी, an electron is traveling in a vacuum at a speed of 3.4 into 10 power 7 meter per second. The electron enters a region of uniform magnetic field of flux density 3.2 into 3.2 millitesla. Uniform magnetic flux density, electron with speed this much. तो कुमैल ये वही यही वाली सिचुएशन है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट है? बिल्कुल सर, यही वाली है। ठीक है। The initial direction of the electron is at an angle of 30 degree to the direction of the magnetic field. When the electron enters the magnetic field, the component of its velocity Vn normal to the direction of the magnetic field causes the electron to begin to follow a circular path. वो कह रहे हैं कि जो इसका कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा वो इसको कॉज करेगा सर्कुलर पाथ। अब बात यह है कि आप एक काम करें ना, इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दें। चलें हम इसकी वेलोसिटी को कह देते हैं u कह सर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर सलमत u करने कहें या वाले v कहें, कोई फर्क लेटर पड़ेगा? नोट करो। जी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ना, मेरी बात सुनो एक मिनट। तो इससे एक आसान तरीका नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें ये वाला स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दूं अभी के अभी? रुक जाओ जरा, या स्क्रीनशॉट ले लो ना। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर ले लिया। बात सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। या रुक जाओ जरा, मैं ट्राई करता हूँ, मैं तुम्हें ग्रुप में भेज दूं ना। या स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर है, बस छोड़ो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ लो ना, बाद में सवाल कर लेना। अच्छा अब जो है द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसका ईयर तुम्हें सेंड कर दूंगा। द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. When the electron enters the magnetic field, the component of its velocity normal to the direction of the magnetic field causes the electron to begin to follow a circular path. अब अगर मैं इसकी velocity को resolve करता हूँ, let's suppose मैं velocity को अगर v कह दूँ,
तो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा फील्ड के परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट क्या बनेगा फील्ड के परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट बनेगा फील्ड के अलोंग। तो एक कंपोनेंट बनेगा फील्ड के अलोंग और एक कंपोनेंट बनेगा फील्ड के परपेंडिकुलर। जो कंपोनेंट फील्ड के अलोंग बनेगा वो होगा v cos ऑफ थीटा, और वो कंपोनेंट होगा जी 3.4 इंटू 10⁻7 और इंटू cos ऑफ 30। ठीक है भाई रियान। अच्छा, जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा v sin थीटा, v sin थीटा हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻7, 3.4 इंटू 10⁻7 और इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ 30। कुमैल क्लियर यहां तक? जी सर क्लियर है। इसमें से हम वी एन किसको कह रहे हैं, वी एन हम इसको कह रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट वी एन है। तो वो कहते हैं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी आप वैल्यू बताएं। तो हम कहेंगे वी एन इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻7 इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 30, और साइन ऑफ 30 होता है 0.5। आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। यार आंसर वेरीफाई करो सरमद। यही है। यही है पक्का? जी सर। अच्छा, अब वो पूछ रहा है बताओ सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा फिर, r इज इक्वल टू m टाइम्स v साइन थीटा ओवर क्या हो जाएगा p क्यू। तो उस हिसाब से बन जाएगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.11 इंटू 10⁻31, और b जो है वो दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जी 3.2 मिली टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 3.2 मिली टेस्ला, या फिर ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, उसके बाद और क्या गिवन है, और गिवन है हमारे पास चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना हो जाएगा, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। बाकी सब कुछ तो गिवन है। तो 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू आ जाएगा v साइन थीटा जो कि होगा 1.7 इंटू 10⁻7, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि है 3.2 मिली टेस्ला, 3.2 इंटू 10⁻³ और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज के साथ 1.6 इंटू 10⁻19। सरमद आंसर बताओगे? 0.03। पक्की बात? यस सर। 0.03 मीटर्स। आगे चलो। State the magnitude of force, if any, on the electron in the magnetic field due to the component of its velocity along the direction of the field। हाँ जी सरमद बताओ, जो कंपोनेंट along the field है क्या उसकी वजह से कोई फोर्स होगी या नहीं होगी, yes or no? नहीं होगी सर। नहीं होगी। तो क्या आंसर लिखेंगे फिर उसका कि the component that is along the field, the component that is along the field will not develop any force। सरमद हो गया कॉपी? जी सर। ठीक है। अब सरमद मैं अपनी तरफ से आपको एक और क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों ने करना है। ये तो हमने यहां तक कर लिया। तो इस तरह के सवाल जो है वो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो मैं नोटबुक फॉलो कर रहा था उसमें आते हैं। अब ये है जी आइडिया कि इसका पाथ क्या बनता है, इस तरह का हेलिकल पाथ बनता है, और जो भी कैलकुलेशन है वो इसके अकॉर्डिंगली चलती है। तो न्यालिश बेटा कॉपी कर लिया ये वाला सारा कुछ? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग करेंगे। एक क्वेश्चन लिखें जी,
आपके पास था इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, बना दो। ये इस तरह का था जी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल इधर से आता है, एक चार्ज पार्टिकल इधर से आता है, इसका एंगल ये वाला होता है थीटा, और इस चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो होती है v, ठीक। और ये है जी चार्ज पार्टिकल क्या है, ये है एल्फा पार्टिकल। ये कौन सा पार्टिकल है जी, एन एल्फा पार्टिकल। अब इस क्वेश्चन में हम सारे पॉसिबल पार्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो ये है जी एन एल्फा पार्टिकल, और ये स्पीड v पे एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना है b, और b जो है फॉर एग्जांपल वो है 5 मिली टेस्ला। b क्या है जी, 5 मिली टेस्ला। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, रिजॉल्व द velocity, resolve the velocity of alpha particle, resolve the velocity of alpha particle to find a component, resolve the velocity of alpha particle to find a component the field and perpendicular to the field। हाँ जी रियान, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। Of the velocity of alpha particle to find a component along the field and other component perpendicular to the field। तो आपने क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को करना है रिजॉल्व, और उसके फाइंड करने दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट अलोंग द फील्ड और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, तो एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, ये क्या होगा, v cos थीटा। एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। कुमैल, कोई कंफ्यूजन है या क्लियर यहां तक? क्लियर है सर यहाँ तक। अच्छा, अब क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो। व्हाट विल बी द magnetic force due to v cos थीटा? हाँ जी बताओ जरा सरमद, v cos थीटा की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जीरो क्या होगी? सो हम लिखेंगे नो डायरेक्शन मैग्नेटिक। ऑफ क्या चीज सरमद? से जीरो होगी क्योंकि अलोंग द फील्ड है। हाँ, हम लिखेंगे v cos थीटा, v cos theta is along the magnetic field, that's why no magnetic force, that's why no magnetic force due to v cos theta। हाँ जी कुमैल, क्लियर? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब जरा आ जाओ सी पार्ट पे। What will be the direction of magnetic force? What will be the direction of magnetic force
वी साइन थीटा। तो कुमैल ये बताना है कि वी साइन थीटा की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ होगी। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज का मोशन लेफ्ट पे इंटू होगा तो होगी, करंट भी इंटू लेफ्ट पे होगा। अच्छा, अब इस पे हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हुए इंडेक्स फिंगर होगी टॉप की तरफ, टॉप ऑफ द पेपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट होगा लेफ्ट साइड पे। जो मैं कह रहा हूं, अगर आपकी इंडेक्स फिंगर है जी, ये हम ट्राई करते हैं मिलके करें। ये देखो, अगर आपकी इंडेक्स फिंगर है यूं, कैमरा ऑन होने दो। मैंने कैमरा ऑन किया तो कैमरा ऑन हुआ क्यों नहीं है? हो गया सर। हो गया सर। ऑन है सर। अब हुआ। अच्छा, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट किस तरफ है? इधर है ना, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है। बेटा देखो, करंट है इस तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, सरमत किस तरफ होगी मैग्नेटिक फोर्स? कुमैल, कुमैल मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगी, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ ही होगी सर। मैग्नेटिक फोर्स होगी अंदर की तरफ। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वी साइन थीटा? तो इनिशियली अंदर की तरफ, हर वक्त नहीं, कम से कम अभी अंदर की तरफ है, बाहर बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। तो हम लिखेंगे कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स हमें मिल रही है वो है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू V sin theta is into the plane of paper। सरमत भाई ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब नहीं कर लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसका लिखेंगे डी पार्ट। बच्चों, इसका डी पार्ट, इसका डी पार्ट है जी, व्हाट इज the path of charged particle that you expect? भाई आप इस चार्ज पार्टिकल का क्या पाथ एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ जी सरमत बताओ, व्हाट इज द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट यू एक्सपेक्ट? क्या पाथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरमत? हेलिकल सर, तो ये हेलिकल। जो पाथ है ये होगा हेलिकल। तो द पाथ of the charged particle will be helical। और अगर हम इसकी ड्राइंग बना के दें तो किस तरह का पाथ होगा? ये ऐसे गया था ना चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल गया था ऐसे, तो आगे फिर इसका क्या पाथ बनेगा? इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है सरमत? तो इस तरह का पाथ बनेगा। तो चार्ज पार्टिकल जो है उसका जो पाथ बनेगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है सरमत? सर ऊपर की तरफ? हाँ, देखो बात पता है क्या है, मेरी बात सुनो। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जब चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है तो उसका एंगल ऑब्जर्व करो ना, यूं एंटर हो रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, चार्ज पार्टिकल पे उसको जो फोर्स लग रही है वो अंदर अंदर की तरफ है ना, तो यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं एंड सो ऑन। आ रही है बात समझ? सही हो गया। तो इस तरह का हेलिकल पाथ बनेगा। ड्राइंग अगर बनानी है तो बना दो, नहीं बनानी तो ना बनाओ। अब ड्राइंग अगर आप बनाओगे तो उसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से पाथ बनेगा वही दिखाएंगे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड्स है और चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है इस पे एंगल पे ना, यहाँ से ऐसे। फिर आगे पाथ क्या बन जाएगा?
तो फिर आगे पाथ बनेगा ये इस तरह का। समझ आ रही है बात? ये इस तरह का पाथ बनेगा, फिर इस तरह आगे ये पाथ चलता जाएगा। तो इसका जो पाथ बनेगा चार्ज पार्टिकल का वो बनेगा हेलिकल पाथ। तो द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल, तो इट वुड बी अ हेलिकल पाथ। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अगली बात पे। तो व्हाट इज द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट यू एक्सपेक्ट? द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिकल। ये बनेगा हेलिकल पाथ। द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिकल। ये हो गया इसका डी पार्ट। अब क्वेश्चन के आ जाओ ई पार्ट पे। अच्छा, अब द पाथ formed is shown below। अब एग्जामिनर खुद कह रहे हैं कि जो पाथ बन रहे हैं वो हम आपको खुद दिखा रहे हैं। चार्ज पार्टिकल ऐसे आया था, उसके बाद आपको ये बताया होगा कि ये पाथ बनेगा। सरमद, ये पाथ आपको एग्जामिनर ने खुद बना के दिया होगा, ठीक है सरमद? जी सर। ये अच्छा, अब द पाथ फॉर्म्ड इज शोन बिलो। ये पाथ आपको एग्जामिनर ने खुद दिखाया हुआ है। अब इस पाथ के ऊपर उसने यहां पे एक पॉइंट मार्क किया P और यहां पे एक पॉइंट मार्क किया Q। एक पॉइंट उसने मार्क किया P और एक पॉइंट कितना मार्क किया Q, ठीक। अब द एंगल थीटा was 45 degrees. Speed of charged particle was 2 into 10 power 5 meter per second. Speed of the charged particle was 2 into 10 power 5 meter per second. अच्छा, उसके बाद आपने क्या बताना है? The angle theta was 45 degrees. Speed of charged particle was 2 into 10 power 5 meter per second. उसके बाद जी अगली बात ये है कि आपने क्या बताना है? B was 5 millitesla and the charged particle moves from P to Q in time 2 millisecond. Find, first question, find the radius of helical path. Find the radius of the helical path. आपने बताना है कि जो हेलिकल पाथ बन रहा है उसका रेडियस क्या होगा। सरमद, क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। अच्छा, जब चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका जो पाथ बना वो बना ये। अब इस पाथ के हिसाब से आपको क्या गिवन है? स्पीड गिवन है और आपको एंगल गिवन है और आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और आपको क्या गिवन है? टाइम भी गिवन है कि P to Q कितना टाइम लगा। अब आपने करना क्या है? जो स्पीड गिवन है पहले तो उसको रिजॉल्व करो। तो V के जो कंपोनेंट्स हैं क्या बन जाएगा? V की जो वैल्यू है वो कितनी है? अब 2 into 10 पावर, सरमद क्या वैल्यू है? 2 into 10 पावर 5। तो जी इसकी वैल्यू है 2 into 10 पावर 5 और ये मीटर पर सेकेंड। तो अब V साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 into 10 पावर 5 साइन ऑफ 45 सर और इधर से हो जाएगा 2 into 10 पावर 5। सर मुझे म्यू की हाँ जी वैल्यू रियान बता, बताओ। मुझे म्यू की वैल्यू बता दें, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा तुम 2 मिनट रुक जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा हाँ जी, सरमद कॉपी कर लिया यहाँ तक?
जी सर। अच्छा, अब आर वाले पार्ट में हमारे काम का कौन सा कंपोनेंट है, वी साइन थीटा या वी कॉस थीटा? हमारे काम का कंपोनेंट है, अगर रेडियस फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला वी बनेगा साइन थीटा सर। m टाइम्स v sin थीटा डिवाइडेड बाय b टाइम्स q। बेटा अब जो चीजें हमें चाहिए वो है, एक तो हमें चाहिए एलिमेंट्री चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। म्यू भी आपके एग्जाम में गिवन होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg। ठीक है सरमद? अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि अगर हम, ये तो बात हो गई यहां तक। अब अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल की, एल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2 टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज, तो वो बन जाएगा +2 टाइम्स 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर हम देखते हैं मैस ऑफ एल्फा पार्टिकल, मैस ऑफ एल्फा पार्टिकल बन जाएगा 4 टाइम्स यूनिफाइड मैस यूनिट, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg। ये क्या बन गया? मैस ऑफ एल्फा पार्टिकल। सरमत क्लियर? जी जी सर क्लियर। अच्छा, अब अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं सब चीजों की, तो रेडियस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4 टाइम्स 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा v साइन थीटा, यानी कि जो स्पीड थी वो थी 2 इंटू 10 पावर 5, और साथ आ जाएगा साइन ऑफ 45। अच्छा, उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो है हमारे पास ये 5 मिली टेस्ला, तो 5 इंटू 10 पावर -3, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज के साथ जो कि है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। सरमद इसका आंसर बताओ। सर 0.56 नहीं 59 इसका 0.59 आंसर है जी 59। 59 0.59, और ये मीटर्स। सर हाँ जी, ये इसका जो आंसर है वो है, इसको डिग्री में करना है या रेडियन में, ये डिपेंड नहीं करता। नहीं नहीं, बस जो भी है यार, ये मीटर्स है, ये तो क्या कर रहे हो, ये तो मीटर्स में है आंसर, ये तो डिग्रीज में है ना कैलकुलेशन। नहीं अच्छा, तो ये साइन, हमने जी रेडियस का लिया सर फाइनल। साइन तो पुट किया ना, हाँ हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि साइन अच्छा, पुट तो बेटा किया है तो डिग्रीज में रखना है ना कैलकुलेट। ठीक है। बेटा डिग्रीज में होगा ना, एंगल डिग्री में पुट किया है। नंबर 2 देखो, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q। सरमत उसका फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, क्या फॉर्मूला होगा वी सरमत? कॉस थीटा इनटू टी। हाँ जी, तो डिस्टेंस P टू Q होगा D इज इक्वल टू V cos थीटा इंटू वहां तक जाने का जो टाइम है, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू V की जगह आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 5 इंटू आ जाएगा cos ऑफ 45, और इंटू जो उसका टाइम लगा, टाइम कितना दिया हुआ है सरमत? 2 मिली सेकेंड ना? जी सर 2 मिलीसेकंड। 2 इंटू 10 पावर -3। इसका आंसर बताओ जरा। हाँ जी सरमत, आंसर बताओ। सर 210 सेकंड्स कितना आ रहा है? 200 एंड 10 सेकंड्स। सेकेंड्स नहीं, मीटर्स। सॉरी मीटर्स। मीटर्स। ये आपका हो गया जी, किसका आंसर? डी का आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, फिर ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखो, व्हाट विल बी द इफेक्ट what will be the effect
on R and D PQ of what will be the effect on R यानी कि radius and distance PQ of increasing theta from 0 degrees to 90 degrees। सरमद इसका आंसर तुम करो। क्वेश्चन समझ आ गया? आपसे पूछा जा रहा है बताओ रेडियस पे और डिस्टेंस पी क्यू पे क्या इफेक्ट होगा अगर आप इंक्रीज करते हैं किसको, एंगल को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है जी, यही बात है ना सरमद? जी तो बेटा सर। एंगल को बढ़ाने से v cos थीटा पे क्या इफेक्ट होगा ये बताओ। इफ सर v cos थीटा 0 हो जाएगा। v cos थीटा बढ़ेगा ना, 0 से 90 हो रहा है, हाँ हाँ कम होगा। इफ बिल्कुल थीटा सर। इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 degrees to 90 degrees, then पहली बात हम कर लेते हैं v cos थीटा की। v cos थीटा will decrease from maximum value to 0। सरमत ठीक है? जी सर। So if theta is increased from 0 to 90, then v cos theta will decrease from maximum value to 0। ये पहली बात हो गई। तो उस हिसाब से फिर dpq पे क्या इफेक्ट होगा? dpq सर रेडियस बड़ा हो जाएगा। यार पहले इसका बताओ ना सरमद, ये काम नहीं, बीच में एक चीज चल रही है उसके बीच में दूसरी चीज तो नहीं घुसानी ना। अभी तो देखो बात सॉरी सुनो, सर, मैं खत्म हो गया। देख लो फिर है। dpq will decrease from maximum value to, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, v cos थीटा पे, बिल्कुल सर। मैक्सिमम वैल्यू टू 0। और उसकी रीजन क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली dpq जो है उसका फॉर्मूला है v cos थीटा इनटू जो अवेलेबल टाइम है। कुमैल ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? बिल्कुल क्लियर है सर। देखो जब हम एंगल को इंक्रीज करेंगे 0 डिग्री से फर्ज करो 90 डिग्री तक, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसका उस पर क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देखेंगे v cos थीटा के थ्रू। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं, जो उसका स्ट्रेट डिस्टेंस है, p से q का डिस्टेंस है, तो स्ट्रेट लाइन में जो उसका डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है cos वाले कंपोनेंट पे। तो cos वाला कंपोनेंट जो है उसको क्या दे रहा है, वो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन दे रहा है। तो p टू q वो कितना वो डिपेंड करता है v cos थीटा पे, और जितना v cos थीटा कम होता जाएगा उतना dpq कम होता जाएगा। ईमान बेटा आपको क्लियर है? ईमान अर्शम यस सर। ये पूरी तरह क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा अब रेडियस की बात करते हैं। रेडियस का जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो है r इज इक्वल टू m टाइम्स v साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो इसमें भी तो थीटा की ही बात होगी ना। तो v साइन थीटा, अब अगर एंगल जाता है 0 से 90 पे, तो v साइन थीटा विल इंक्रीज फ्रॉम v sin theta will increase from 0 to its maximum value। सरमद ऐसे ही है, 0 का साइन 0 होता है और 90 का साइन मैक्सिमम होता है। सरमद यस और नो? जी सर। तो फिर r पे क्या इफेक्ट होगा? बड़ा हो जाएगा सर। r will also increase। तो r क्या होगा फिर? इंक्रीज होगा। अब अगर एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाए और आपसे थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल सवाल पूछना चाहे, तो वो आखिरी चीज जो आपको दे सकता है आपको ट्रबल करने के लिए, वो ग्राफ हो सकता है। अगर वो आपसे कहे कि ग्राफ बनाओ किसका, रेडियस का ग्राफ बनाओ, एक तो साइन ऑफ एंगल के साथ
या वो ये भी कह सकता है कि रेडियस का ग्राफ बनाओ एंगल के साथ डायरेक्टली। इसी तरह वो कह सकता है कि डी पी क्यू जो है फिक्स टाइम में, टाइम को फिक्स रखते हैं, डिस्टेंस जो पी टू क्यू है उसका ग्राफ बनाओ कॉज ऑफ थीटा के साथ, या सीधा सीधा उसका ग्राफ बनाओ थीटा के साथ। सरमत दिस इज द लास्ट थिंग दैट ही कैन आस्क, और वो भी तब जब उसने घर से मार खाई हुई है। ठीक है सरमत? सही हो गया सर। तो अगर एग्जामिनर घर में बर्तन धोता है, पेम्पर साफ करता है, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, तो पेम्पर चेंज करता है बच्चों के, तो फिर वो ऐसे सवाल दे सकता है। मैं सरमत मैं क्लियर कर दूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो रेडियस का जो ग्राफ है साइन ऑफ थीटा के साथ, तो अब क्या ग्राफ बनेगा? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दे हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सर स्ट्रेट लाइन बनेगी। है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या नहीं? ठीक है। हाँ। अच्छा, अब रेडियस जो है वो डिपेंड किस पे करता है? साइन ऑफ थीटा पे। तो साइन ऑफ थीटा और वर्सेस थीटा, लेकिन कहां तक? 0 डिग्री से लेके कहां तक? 90 डिग्रीज तक। इट विल बी अ ग्राफ लाइक दिस। सरमत, डू आई नीड टू एक्सप्लेन या समझ आ गई? सही है ठीक सर। है ना, ये थीटा का है, वो साइन थीटा। हाँ जी कुमैल। हाँ कुमैल, समझ आ गई इसकी? सर थीटा का एक दफा बता देंगे? हाँ, थीटा का मैं बता दूंगा। असल में ये होता है कि जब इक्वेशन होती है ना हमारे पास, जैसे तुम्हें कहते हैं जी आर जो है उसकी इक्वेशन क्या है, देखो m टाइम्स v साइन थीटा ओवर बी क्यू, ये हेलिकल पाथ की बात हो रही है। तो एंगल वाइज आर किस पे डिपेंड करे? साइन ऑफ थीटा पे। अब अगर तो तुम्हें ग्राफ देते हैं आर का, तुम्हें आर का एंगल के जिस चीज के साथ भी ग्राफ देंगे, तुमने समझना ये है कि आर जो है वो खुद साइन ऑफ थीटा है, वो डिपेंडेंस लिखते होते हैं। आर जो है वो साइन थीटा पे डिपेंड करे और थीटा के साथ। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं साइन थीटा का विद साइन थीटा, तो स्ट्रेट लाइन। और अगर साइन थीटा का थीटा के साथ ग्राफ हो, तो वो तो हमें पहले से पता है कि साइन थीटा का थीटा के साथ जो ग्राफ है वो इस तरह का होता है। ठीक है। अच्छा, तो आर का अगर हम ग्राफ बनाते हैं थीटा के साथ, तो फिर वो होगा, क्योंकि साइन थीटा पे डिपेंडेंट है, तो वो ये ग्राफ होगा। यानी कि असल में ये साइन थीटा का ही ग्राफ है। कुमैल, आइए बात समझ। जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। तो असल में जो डिपेंडेंस होती है ना इक्वेशन के अंदर, उसके हिसाब से ग्राफ बनता है। ईमान बेटा, आपको आइए समझ ये बात। ईमान, अरशम, यस सर। फातिमा, कंवर, बेटा समझ आइए इसकी। जी सर। तो जो ग्राफ है वो बना आर का थीटा के साथ, ये इस तरह का डी पी क्यू वर्सेस कॉज ऑफ थीटा। बेटा ये तो डिपेंड ही कॉज थीटा पे करता है, अगर टाइम को फिक्स कर दो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो स्ट्रेट लाइन का थीटा के साथ। तो फिर ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो कॉस का ग्राफ होता है, ये उसको फॉलो करेगा। हाँ जी सरमद, आती है समझ? 90 तक जो कॉस का ग्राफ होता है। आमना बेटा, आपको समझ आ गई इसकी? जी सर। तो एंगल को बड़ा करने से डी पी क्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ओके बच्चों, वी आर डन विद हेलिकल पाथ। इफ यू एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेलिकल पाथ यू मे आस्क। रियान, अजमत, हेलिकल पाथ की आ गई समझ? जी सर, आ गई। ठीक है। अब आप हेडिंग दें स्पाइरल पाथ, जो कि आखिरी पाथ है। स्पाइरल पाथ तब बनता है जब चार्ज पार्टिकल को कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर रहा हो। स्पाइरल पाथ तब बनता है जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड कम या ज्यादा हो रही हो, अदरवाइज नहीं बनता। तो हम कहेंगे कि इफ अ चार्ज पार्टिकल enters a magnetic field such that the field is not isolated but
If a charged particle enters a magnetic field such that the field is not isolated, but there is some external force. देखो, अगर तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो तो उसका जो पाथ बनता है वो सर्कुलर बनता है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो, some external force is also changing its speed, then the path will be spiral. स्पाइरल को पता है हम डिफाइन क्या करेंगे? अ सर्कुलर पाथ with varying radius, मतलब ये यूं होगा, फर्ज करें जी ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये है एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल आता है और ये आइसोलेटेड है। फॉर एग्जांपल, आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि नो एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे जब चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो 90 डिग्रीज पे जब आएगा तो इस तरह ये सर्कुलर पाथ पे बेंड होके वापस निकल जाएगा। तो मैं ये समझ आ गई बात कि एक चार्ज पार्टिकल जब इस तरह आएगा तो ये यूं निकल जाएगा और ये कौन सा इसका पाथ होगा? सर्कुलर पाथ। कुमैल ठीक है? जी सर बिल्कुल। और यहां पे जो फील्ड है फील्ड इज आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? नो external force other than F magnetic। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और सिर्फ अकेली फोर्स है जो कि F मैग्नेटिक है, तो पाथ किस तरह का बनेगा? इस तरह का बनेगा। अब हम लेते हैं एक और सिचुएशन जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्ज करें जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 पे एंटर होता है तो एयर रेजिस्टेंस भी उस पर एक्ट कर रही है या कोई और रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है। कुमैल, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से देखो यहाँ पे स्पीड क्या होगी? यहाँ पे अगर जब वो एंटर होता है उसकी स्पीड है u, तो जब निकलेगा तब भी स्पीड क्या होगी? u होगी, कांस्टेंट स्पीड। क्योंकि सरमत जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पीड को तो चेंज नहीं कर सकता। क्या ख्याल है सरमत, क्या मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज कर सकता है? यस नहीं कर सकता ना। हाँ नहीं। तो अब ये हुआ कि सर ये हाँ भाई आपने बताओ। परपेंडिकुलर बनाया है इसको, स्पीड को, तो ये हमेशा ऐसी होगी? हाँ ठीक है या बेटा, सर्कुलर पाथ के लिए तो ऐसे ही होगी। एंगल पे पड़ेगी तो हेलिकल होगी? बेटा मैं सारे आपको मेरी बात सुनो, तो एंगल पे पड़ेगी तो बेटा आपको अभी क्या पढ़ाया थोड़ी देर पहले? हाँ हेलिकल होगी, ठीक है। अब ऐसे ऐसे तो ना करो ना। है सर ने सिर्फ ये पूछा अब था ये कि तो वही बात हो गई ना। सारी रात सर सुलेखा मेरा और यूसुफ, सर मेरा मतलब सारी था, रात फिर सुलेखा और यूसुफ का किस्सा सुना। सुबह उठ के पूछा मरा जुलेखा मर्द था कि औरत था? बेटा वो अब यही तो आपको अभी सिखाया था ना। अब ऐसे तो सर ना करो हमारे नहीं, साथ आप। हैं मेरा ये मैं मतलब तुम्हारी था, 400 पढ़ाने का सीरियस सोच। सर बताओ। मेरा मतलब था कि परपेंडिकुलर ही पड़ेगी तब ये होगा सर्कुलर पाथ, या किसी और मतलब के? बेटा सर्कुलर पाथ सिर्फ तब होता है, सर्कुलर पाथ तब होता है जब परपेंडिकुलर पड़ती है। जब परपेंडिकुलर पड़ती है तब सर्कुलर पाथ होता है। बेटा आपको मैंने सारे एंगल सिखा दिए। 0 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन पाथ, 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन पाथ, 90 डिग्री पे सर्कुलर पाथ। उसके अलावा कोई एंगल होगा तो हेलिकल पाथ। लेकिन अगर ये हो कि 90 डिग्री पे ही पड़े और साथ में कोई रेजिस्टिव फोर्स भी हो या कोई एक्सेलरेटिंग फोर्स हो, स्पीड यूनिफॉर्म ना रहे, इन दैट केस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज पार्टिकल है और मैंने गलती की हुई है, ये नेगेटिव चार्ज होगा तब नीचे जाएगा। सरमद ये मैंने मिस्टेक कर दी थी।
पॉजिटिव होगा तब तो ऊपर जाएगा ना। अच्छा, अब ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी स्पीड जो है वो u है। अब की बार a resistive force other than magnetic force, ये अब डिफरेंस है। a resistive force other than, सरमद अब समझ आ रही है बात? other than magnetic force also acting। तो बेटा अब सिर्फ फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि अब मैग्नेटिक फोर्स के अलावा एक और रेजिस्टिव फोर्स भी एक्ट कर रही है। सरमत क्लियर ये बात? तो अब सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही, अब रेजिस्टिव फोर्स के अलावा भी एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है सरमत? जी सर जी। अब क्या होगा? अब भी बनेगा सर्कुलर पाथ, लेकिन यूनिफॉर्म रेडियस के साथ नहीं। कंटिन्यूअसली स्पीड कम होती जाएगी। इस पाथ को क्या कहते हैं भाईजान? सरमत बताओ। स्पाइरल सर, स्पाइरल। अब आखिर में क्या होगा ये तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब ये जब छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, फिर आखिर में क्या होगा? आखिर में इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में जाते 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 इसके सेंटर पे जाके स्पिन करना शुरू हो जाएगा। सरमत अब बात समझ आ गई? जैसे ये स्पाइरल जब बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा? एंडिंग पॉइंट ये होगा कि इसका जो सेंटर है स्पाइरल का एक सेंटर होगा या नहीं होगा? क्या कहते हो? होगा सर। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, तो आखिर में जब सेंट्रल पॉइंट पे पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन तो उधर ही फिर ये क्या करना शुरू कर देगा? स्पिन करना शुरू कर देगा। रियान समझ आ गई ये बात कि रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसकी स्पीड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आगे और अगर हम फॉर्मूला देखते हैं R = mv/bq, तो जब स्पीड कम होती जाएगी तो रेडियस क्या होता जाएगा? सरमद अंडरस्टैंडेबल है ये बात कि जब रेजिस्टिव फोर्स की वजह से स्पीड कम होती जाएगी तो रेडियस भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा सर। कम होता जाएगा। अच्छा, अगर इसकी जगह होता कि रेडियस बढ़ रहा है तो फिर ये स्पाइरल इनवर्ड से आउटवर्ड जाती, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अभी तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टिव फोर्स है। बहरहाल ये बेसिक आइडिया है कि जब स्पीड वेरिएबल होगी तो फिर परफेक्ट सर्कल की जगह क्या बन जाएगा? स्पाइरल बन जाएगा। ईमान बेटा आपको समझ आ गई इसकी? यस सर। तो अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से स्पीड वेरिएबल होगी तो उस केस में ये बनेगा, इसको स्पाइरल पाथ कहते हैं। अब इसका आखिरी सेंटेंस यहां तक अगर कॉपी कर लिए तो बड़ी अच्छी बात है, कॉपी नहीं कर लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम ये लिखेंगे कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, सर स्क्रीनशॉट। जी बेटा आप ले लें स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब जो बातें हमने सीखी हैं, अभी ये वाली बात अगर हम लिखें तो वो ये होगी कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, if a charged particle enters the magnetic field perpendicularly and some resistive force is also acting on it, then the path will not be an arc of a perfect circle, but it will be a spiral path due to decreasing speed। कुमैल भाई ठीक हो गया? जी सर। कुमैल भाई अब हम सारी सिचुएशंस को अगर समराइज कर दें तो सिचुएशन
और पाथ, सिचुएशन और पाथ, ये दो चीजें। हाँ जी, अब अगर पहली सिचुएशन आपको ये दी जाए, अ चार्ज पार्टिकल enters a uniform magnetic field at 0 degrees or 180 degrees। सरमद भाई क्या लिखा जाए? सरमद भाई क्या लिखा जाए? बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगा सर। हाँ, नो magnetic force, no magnetic force at all, no magnetic force at all, and the path will be straight with constant speed। Path will be straight with constant speed। हाँ जी बच्चों, क्लियर? अच्छा, नंबर 2 पे आ जाओ। चार्ज पार्टिकल enters perpendicularly to an isolated। कुमैल, यहाँ पे isolated का क्या मतलब है? कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो the only force is the magnetic force। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो अब यहाँ पे बताओ क्या होगा? यहाँ पे होगा the path will be सर्कुलर। an arc of a perfect circle। The path will be perfectly circular and speed में कोई चेंज आएगा? नहीं सर। Speed will remain unchanged। और इसका फॉर्मूला क्या था? R is equal to mv over bq। ठीक है जी सरमद? जी सर। Enters at 30 degrees or some angle other than 0 degree, 180 degree and 90 degree। कुमैल, कौन सा पाथ? सर हेलिकल। स्पाइरल। हेलिकल। अच्छा, जरूर, ठीक है। ना करो यार, ठीक है सर। हेलिकल पाथ। एस हॉरिजॉन्टल होगा, या अगर डिस्टेंस की बात की जाए, लाजमी नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल होगा। डिस्टेंस अलोंग द फील्ड जो है वो होगा v cos थीटा इनटू टाइम, और जो रेडियस होगा वो क्या होगा? mv sin थीटा ओवर bq। सरमद, यही सीखा था ना? जी सर। अच्छा, दो केसेस और हैं फिर। एक है जी रेजिस्टिव फोर्स है, और एक है जी अगर एक्सलरेटिंग फोर्स हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज अपनी जगह पे हैं। तो मोशन ऑफ द चार्ज, अब ये नहीं कहना कि एंटर हो रहा है, आप कहें बस मोशन ऑफ द चार्ज इज perpendicular to the field and speed is increasing। स्पीड बढ़ती जा रही है
और ये है जी मोशन of the charge perpendicular सरमद क्लास के जो ही मैं क्लास खत्म करूंगा तुम मुझे कॉल करनी है सरमद। ओके सर। क्लास खत्म होगी तुमने फौरन मुझे कॉल करनी है। अच्छा, मोशन ऑफ द चार्ज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग, ये दो पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। तो अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो उसमें आप लिखेंगे बच्चों आउटवर्ड स्पाइरल। क्या लिखेंगे? आउटवर्ड्स स्पाइरल। और आप इस पे लिखेंगे इनवर्ड स्पाइरल। इनवर्ड्स स्पाइरल। तो स्पाइरल जो है वो इनवर्ड्स भी हो सकता है और आउटवर्ड्स भी हो सकता है। तो अगर तो स्पीड हो रही है कम तो फिर इनवर्ड स्पाइरल होगा। ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं। फर्ज करें जी परपेंडिकुलर टू द फील्ड इस तरह से मोशन था और स्पीड कम होना शुरू हो गई, तो ये कौन सा है? ये है इनवर्ड स्पाइरल। ठीक है भाई सरमद, ये कौन सा स्पाइरल है? इनवर्ड्स। और आउटवर्ड स्पाइरल क्या होगा? इस तरह से मूव कर रहा था और स्पीड ज्यादा होना शुरू हो गई। सरमद आती है बात समझ? जी सर आती है। तो ये कौन सा स्पाइरल है? इसको कहते हैं इनवर्ड स्पाइरल। स्पीड अगर होना शुरू हो गई कम तो वो होगा इनवर्ड्स स्पाइरल, और अगर स्पीड ज्यादा होना शुरू हो गई तो वो होगा आउटवर्ड स्पाइरल। कुमैल ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने इस पेज पे इस सब की समरी लिख दी है और ये मैं इसके क्वेश्चन भी अभी शेयर करता हूं ताकि तुम लोग क्वेश्चन शुरू करो। और बच्चों जो टॉपिक हो चुका है ना सिर्फ उसके क्वेश्चन करने, सबके नहीं करने। अभी तक हमने सिर्फ कौन सा किया है? डिफ्लेक्शन ऑफ चार्जेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ, स्पाइरल पाथ, व्हाटएवर। सरमद हो गया? यहां से आगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह